हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से, और यह रिपोर्ट है इंजन स्वाइपिंग को लेकर के। निसंदेह तेजस मार्क 1 के जब भी इंजन डिलीवरी की बात होती है तो आपके मन में भी एक रोष की भावना उत्पन्न होती है और हमारे मन में भी निराशा की भावना उत्पन्न होती है कि हम लोग कैपेबल हैं एयरक्राफ्ट को बनाने में, लेकिन इंजन अभाव के चलते यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के लोगों के मन में एक प्रश्न भी कई बार आया कि क्या तेजस मार्क 1A में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इंजन स्वैपिंग का, जिसके चलते हम किसी नए इंजन के साथ इनको इक्विप करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर सकें। तो इस पर बात करते हुए अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया को एक स्टेटमेंट दी है, जहां पर इन सारी संभावनाओं को लेकर खंडन कर दिया गया है। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर काफी दबाव है तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेकर के, और यह कहा जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनके द्वारा जो एयरक्राफ्ट है यह भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाए। लेकिन इसी बीच हेल के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि कंपनी का फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और ना ही कंपनी किसी इंजन को कंसीडर कर रही है कि वो 404 इंजन की जगह ले इसके पीछे। उन्होंने कुछ तर्क भी दिए, और वह तर्क कैसे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि अगर आपको यह लगता है कि तेजस में इंजन स्वाइपिंग जैसा कुछ भी देखने को मिलेगा तो ना तो अभी HAL इसके तरफ देख रही है और ना ही HAL ने इसके बारे में सोचा भी है। उन्होंने कहा कि तेजस प्रोग्राम में जो इंजन यूज हो रहे हैं इनमें सप्लाई चेन इश्यूज है जिनको सॉल्व करने पर भारत काम कर रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक ने यह आश्वासन दिया है कि 2025 तक 12 इंजन और 2026 से जो सामान्य सप्लाई है तकरीबन 20 से ज्यादा इंजन प्रतिवर्ष की दर से यह भारत को शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि तेजस प्रोग्राम अपने निर्धारित टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि इंक समाधान है तो आप इसमें गलतफहमी का शिकार है। उनका यह कहना है कि अगर आप इंजन स्वैपिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके पास इंजन होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए यह भी कि कितना लंबा समय इसके लिए लग सकता है, और पहले उन इंजन्स को टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद तेजस्वी में वो इंटीग्रेट किए जाएंगे, फिर उनका कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम यह निर्धारित कर पाएंगे, और इसमें कई साल लग जाएंगे। और इतना इंतजार करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास समय नहीं है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या तेजस के लिए दूसरे ऑप्शंस भी उपलब्ध है जिनको हम जनरल इलेक्ट्रिक G404i NBs की जगह पर यूज कर सके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यूरोजेट H200 या फिर सैफर MTA या फिर इंडिजीनस इंजन, तो उन्होंने कहा कि देखिए इन सब चीजों के लिए हमें फिर से रियाइन और रिसर्टिफिकेशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे और इसमें समय काफी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बता दिया जाए ताकि आप भी समझ पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे बड़ी चीज यह होती है कि जब भी हम किसी नए इंजन को यूज करने की बात करते हैं तो हमें जो एयर फ्रेम होता है उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और जो इंजन बे है इसमें भी हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। एक नया इंजन जो है वो मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को लेकर आता है, जिसका मतलब यह है कि जो माउंटिंग सिस्टम हो गया, कूलिंग डक्ट हो गए, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, वो हमें चेंज करने पड़ते हैं या उनमें हमें अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इंजन की जो डायमेंशंस होती है वह यूनिक होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, थर्मल प्रोफाइल अलग होती है, और इसके लिए जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है इनकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि वह बिना किसी एयरक्राफ्ट के इंटीग्रिटी के कॉम्प्रोमाइज किए अपने आप को अकोमोडेट कर सके। इसके बाद जो दूसरा चीज हमें देखने को मिलता है वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो रेगुलेशन है वह देखने को मिल जाता है। जी हाँ, नए इंजन को यूज करने का मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यह प्रभावित हो सकती है और फिर हमें उसे रिकैलिब्रेट करना पड़ सकता है, और जो एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी और हैंडलिंग है इस पर भी हमें काम करना पड़ता है, और इसमें हमें जो बहुत सारा कंप्यूटेशनल एनालिसिस करना पड़ता है, फ्लाइट टेस्टिंग करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना पड़ता है एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल एनवेलप पर, ताकि एयरक्राफ्ट को सुरक्षित भी रखा जा सके और एयरक्राफ्ट को अपनी हाईएस्ट डेफी एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट भी कर सके। इसके अलावा हमें जो रीजनियरिंग और टेस्टिंग प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल जो मॉडिफिकेशंस है, अगर आप सोच रहे हैं इनसे ही काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक नया इंजन जो है एयरक्राफ्ट के डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम
यानी DFCS में काफी अपडेट्स की जो जरूरत है उसको लेकर आता है, जो उसमें रिक्वायरमेंट है उसको लेकर आता है। फ्यूल सिस्टम हमें अलग बदलने पड़ते हैं, एनिक्स इंटरफेस पे हमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो TJS Mark ECA का जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि 404 के थ्रस्ट प्रोफाइल के लिए इसे ऑप्टिमाइज किया गया है,